नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म को पढ़ने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें सबसे ज्यादा वोट्स रियलिज्म और नियो रियलिज्म को मिले। यही कारण है कि मैं सबसे पहले इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यह रहा वह कम्युनिटी पोस्ट जहां 25 वोट्स में से 60% लोगों ने कहा कि आप रियलिज्म और नियो रियलिज्म पे वीडियो बनाइए, और बाकी भी जितने टॉपिक्स हैं, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इन आईआर हो गया, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन आईआर हो गया, थोड़ा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वह समझने में थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसे आराम से समझा दूंगा। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और बाकी जितने भी थ्योरीज हैं, मैं सब पे आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम रियलिज्म को अप्रोच करने वाले हैं। तो ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। साथ ही साथ फीचर्स बोल लीजिए या अजम्पशंस बोल लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ यथार्थवाद के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं की जाती है, हम उसे भी देखेंगे। उसके बाद फिर दूसरा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं स्पेसिफिकली आपको थिंकर्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके महान चिंतक रहे हैं, जो यथार्थवादी चिंतक हैं, जैसे में थ्यूसिडिडस, जैसे में कौटिल्य, संजू। उस संजू, ये संजू मूवी वाला नहीं, ये चाइना के थिंकर थे। मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और ईएच कार। उसके बाद थर्ड वीडियो में मैं हैंस जे मॉर्गनथाउ का जो 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आज सबसे पहले हम रियलिज्म को समझने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस की जितनी भी थ्योरीज है, वह लिबरलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो या फिर रियलिज्म हो, सबका एक ही काम है। वह इंटरनेशनल सिस्टम में हो रहे इवेंट्स और सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। वह ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि अगर दो देशों के बीच में तनाव है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो क्यों है, अगर दो देशों के बीच में कॉपरेशन की स्थिति है तो क्यों है, अगर दो देश आपस में युद्ध करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर पूरे विश्व में शांति का माहौल है और स्थिति है तो इसका क्या कारण है। सभी थ्योरीज का यही काम है। और बाकी ही सब थ्योरीज की तरह जो यथार्थवादी सिद्धांत है, वह भी यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है तो क्यों है, कॉपरेशन का सिचुएशन है तो क्यों है, अगर वार दो देशों के बीच में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर पीस की स्थिति है तो क्यों है। दोस्तों, जो यथार्थवादी चिंतन है वह काफी पुराना है। ग्रीक सिटी स्टेट्स के टाइम से हम यथार्थवादी चिंतन को देख सकते हैं, लेकिन यह यथार्थवादी चिंतन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पॉपुलर होता है। ग्रीक सिटी स्टेट्स, जिस समय एथेंस और स्पार्टा, छोटे छोटे ग्रीक सिटी स्टेट्स जिसे पोलिस भी कहा जाता है, जब एग्जिस्ट किया करते थे, तो उस समय भी थ्यूसिडिडस एक बहुत ही बड़े रियलिस्ट, जिन्हें हम लोग क्लासिकल रियलिज्म में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उन्होंने रियलिज्म की थ्योरी दी थी। पर उस समय जो उनके विचार थे, उनको कोई नाम नहीं दिया गया था कि हाँ, इस थ्योरी को रियलिज्म कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, तो उस समय रियलिज्म का जो थ्योरी है यह डेवलप किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि जो इस तरह का चिंतन है, यह तो पास्ट में भी बहुत सारे थिंकर्स ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, रियलिज्म जो है वह एक रिएक्शनरी थ्योरी है, अर्थात यह जो है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। किसके रिएक्शन में यह बना है? तो लिबरलिज्म को काउंटर करने के लिए इस थ्योरी को बनाया गया। लिबरलिज्म भी जो है वह देश की, उस समय की दुनिया की आवश्यकता थी। मैं थोड़ा लिबरलिज्म के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो उस समय जो आपके वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, मेनली जो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वुड्रो विल्सन, और बाकी जो जितने भी लीडर्स होते हैं, उनके अंदर एक ऑब्सेशन हो जाता है, एक जुनून हो जाता है कि हमें किसी भी तरह से
युद्ध के स्थिति को दोबारा उत्पन्न नहीं होने देना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार वन के कॉन्सिक्वेंसेस को देख लिया कि जब युद्ध होता है तो कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, और वह किसी भी कीमत पर युद्ध को रोकना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म के थ्योरी को प्रोपोगेट किया। लिबरलिज्म का जो थ्योरी है वह नॉर्मेटिव नेचर का है, वह चीजों को प्रिस्क्राइब करता है, वह यह बताने की कोशिश करता है कि क्या होना चाहिए, ना कि इस पर फोकस करता है कि क्या है। तो जो लिबरलिज्म की थ्योरी है वह भी नॉर्मेटिव नेचर की है, इसीलिए वह भी ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कभी भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सभी देश आपस में कॉपरेट करेंगे, सभी नेशन स्टेट्स आपस में कॉपरेट करेंगे, कभी आपस में दो नेशन स्टेट्स वार नहीं करेंगे, और अंततः जो शांति की जो स्थिति है वह इंटरनेशनल सिस्टम में मेंटेन रहेगी। और उसके लिए वह आइडिया देते हैं हमें, वह हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम युद्ध के स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं और पीस को इंस्टॉल्ड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेशनल लॉज। हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से, हम मोरालिटी के माध्यम से, हम लोगों में मोरालिटी इनकलकेट करके, मानवता इनकलकेट करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करके हम दुनिया में पीस को इंस्टॉल कर सकते हैं और वार को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने कहा वर्ल्ड वार वन के बाद। ये इनका ये भी मानना था कि जो ह्यूमन नेचर है, जो व्यक्ति है, वह अच्छा होता है, मतलब व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोचता है, व्यक्ति कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, ऐसा ये सोचते हैं। इनका मानना है कि जो ह्यूमन नेचर होता है वह गुड होता है, बेहतर होता है। आगे यह भी बोलते हैं कि अगर हम लोगों में अच्छी आदतों को डेवलप करेंगे, अगर हम एडुकेशन लोगों को देंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर मजबूत बनाएंगे, तो जो ह्यूमन नेचर है, जो अच्छा जो व्यक्ति का जो आचरण है, जो उसका प्रकृति है, उससे हम पूरे दुनिया में पीस को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपस में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे वह कोऑपरेटिव होंगे। इससे सभी बात इन्होंने कहा और इन्होंने एक्शंस भी लिया। इन्होंने इंटरनेशनल लॉज बनाए, इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने पढ़ाया था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह रोकने में नाकामयाब हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध होकर रहा। अब इस चीज को ये कैसे समझाएंगे? इनका कहना था कि भाई मनुष्य अच्छा होता है, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट कर ले, इंटरनेशनल लॉज को बना ले, अगर मोरालिटी अगर लोगों में अगर इंस्टॉल कर दें। और इनका ये भी मानना था कि जो इंडिविजुअल लीडर है किसी भी कंट्री का, वह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर होता है। अगर वह भी चाहे युद्धों को रोकना, अगर पीस को इंस्टॉल करना, तो वह भी एक कार्य कर सकता है। अर्थात ये व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं जो लिबरलिस्ट होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बाद में एक थ्योरी आती है जो इनसे जवाब मांगती है कि भाई आपने तो बोला था कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आएंगे, इंटरनेशनल लॉ बनेंगे, अगर इंडिविजुअल्स कोशिश करेंगे तो युद्ध कभी नहीं होगा। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों देखने को मिल रहा है भाई? ये मंचूरिया पर कैसे हमला किया जापान ने, चाइना का जो पार्ट हुआ करता था, ये इधर जर्मनी क्यों अग्रेसिव होते जा रहा है भाई? इधर क्यों राइनलैंड के क्षेत्र को इसने कब्जा कर लिया? मैंने आपको सब बताया है, द कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वार वन में। साथ ही साथ वह क्वेश्चन करने लगे कि जो इटली है अपना इंपीरियलिस्टिक अप्रोच दिखा रहा है, जापान भी उस तरह से हो रहा है, जर्मनी भी उस तरह से हो रहा है, क्या कारण है इसका? आपने सब कुछ तो कर दिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। इसका मतलब आप आइडियलिस्ट हैं और आपकी जो थ्योरी थी वह एक यूटोपियन थ्योरी थी, आदर्शात्मक थ्योरी थी, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। यह कह रहे थे कि ह्यूमन नेचर अच्छा होता है, ह्यूमन इज गुड। लेकिन आगे आप देखिएगा जो रियलिस्ट है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखिए रियलिस्ट का क्या सोचना है। अब यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करना है
और मैं आपको इंडिविजुअल लेवल से चीजों को समझाऊंगा और बस आप इसको स्टेट पे अप्लाई कर दीजिएगा, आप चीजों को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो रियलिस्ट होते हैं वह लिबरलिस्ट के जस्ट अपोजिट कहते हैं। लिबरलिस्ट कह रहे थे कि ह्यूमन नेचर जो है वह बेसिस बन सकता है इंटरनेशनल पीस के लिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर गुड है। लेकिन इनका मानना है रियलिस्ट का कि ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी द बेसिस फॉर द इंटरनेशनल पीस, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज प्योरली बैड। अब ह्यूमन नेचर प्योरली बैड क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं वह सेल्फिश होते हैं, जो मनुष्य है वह स्वार्थी होता है, ऐसा कहना है रियलिस्ट का। और मनुष्य जो है अपने स्वार्थ को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वह पावर अर्थात शक्ति को एक्वायर करने की कोशिश करता है। और मनुष्य का सबसे हाईएस्ट गोल या फिर सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? उसका सिक्योरिटी और सर्वाइवल। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे सर्वोच्च हित क्या है, आपका सबसे सर्वोच्च स्वहित तो आपकी सुरक्षा और आपका सर्वाइवल ही होगा ना, क्योंकि आप पहले जिंदा रहिएगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगा, तब तो फिर आगे आप अपने इंटरेस्ट को अचीव कीजिएगा। आप अगर पैसा कमाना चाहते हो या अगर कुछ भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वह बैड है, क्योंकि ह्यूमन बींग सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं। और क्योंकि वह स्वार्थी होते हैं इसीलिए वह अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह शक्ति को एक्वायर करने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इनका सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? तो सबसे बड़ा स्वार्थ है अपना सुरक्षा और अपना सर्वाइवल। यह इनका सबसे बड़ा स्वार्थ है। इसी तरह से अच्छा एक चीज आप बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, सर्वाइवल और पावर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वयं ह्यूमन बींग्स। क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं तब ना उनका नेचर के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि वह सेल्फिश है या फिर वह अपना सेल्फ इंटरेस्ट को बस पूरा करने का कोशिश करते हैं और उसके लिए वह पावर एक्वायर करते हैं, और उनका सबसे जो हाईएस्ट सेल्फ इंटरेस्ट है वह सिक्योरिटी और सर्वाइवल है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है इन सब चीजों में? तो खुद मनुष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाकी जो चीजें हैं वह मनुष्य के इर्द गिर्द घूम रही हैं। उसी तरह से आप अगर देखिएगा तो जो नेशन स्टेट्स भी हैं वह भी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो राष्ट्र राज्य हैं उनके लिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनका नेशनल इंटरेस्ट अर्थात उनका राष्ट्रीय हित होता है। और अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए वह कॉन्स्टेंटली पावर को एक्वायर करने का कोशिश करते हैं, मनुष्यों की तरह ही। और मनुष्यों की तरह ही, ह्यूमन बींग्स की तरह ही, उनका जो सबसे हाईएस्ट गोल है या सबसे हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, अगर सबसे सर्वोच्च अगर उनका राष्ट्रीय हित है तो वह है राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का सर्वाइवल। और आप देख सकते हैं कि इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो स्टेट खुद इंपॉर्टेंट है। स्टेट इंपॉर्टेंट है तब तो ये सब चीजें आई बाद में। तो ये रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है। रियलिस्ट जो है सबसे अधिक महत्व देते हैं राज्य को सबसे पहले। स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर फॉर द रियलिस्ट। यथार्थवादियों के लिए राष्ट्र राज्य सबसे महत्वपूर्ण एक्टर है, अभिनेता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। फिर वह दूसरा सबसे ज्यादा महत्व देते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। और सबसे हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट क्या है? तो वह है सिक्योरिटी और सर्वाइवल फॉर द स्टेट्स। और अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूर्ति के लिए स्टेट्स क्या करते हैं? तो पावर को एक्वायर करने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ह्यूमन बींग्स और स्टेट को आप कंपेयर करके रियलिज्म की थ्योरी को समझ सकते हैं। इसीलिए आप अगले वीडियो में देखिएगा कि जितने भी थिंकर्स होंगे जो नेशनल इंटरेस्ट अर्थात राष्ट्रीय हित और शक्ति पे फोकस करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझाने के लिए, उनको हम रियलिस्ट कहते हैं।
क्योंकि रियलिज्म का बेसिस ही नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर। वह इन्हीं दो चीजों के माध्यम से, और भी बहुत चीजें हैं इसमें, लेकिन यही दो मेन चीजें हैं जो सब रियलिस्ट में आपको कॉमन मिलेंगी। इन्हीं के माध्यम से वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट जो है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी और सर्वाइवल ही मात्र नेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स का, ऐसा नहीं है। मैंने बोला दीज आर द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट फॉर एनी कंट्री। और भी नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। सबसे ज्यादा जीडीपी करना चाहता होगा कोई, होगा पूरे दुनिया में अपना डोमिनेंस हेजेमोनी को स्थापित करना चाहता होगा। सो देयर कैन बी द मेनी नेशनल इंटरेस्ट फॉर द डिफरेंट कंट्री, and these national interests are different for the different country. These are not same for the every country. तो ये चीज तो आप जानते ही हैं। तो चलिए आगे अब इस थ्योरी को हम लोग परस्यू करने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे जितने भी रियलिस्ट थिंकर्स को देखेंगे दूसरे वीडियो में, तो आप देखिएगा कि सबके सब नेशनल इंटरेस्ट और पावर पे फोकस करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझाने के लिए। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं, इसी चीज को मैंने समझाया है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, राज्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट? नेशनल इंटरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट क्या है राज्यों के लिए? सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, डबल एस। और सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल को प्राप्त करने के लिए, या बाकी भी जो नेशनल इंटरेस्ट है सबको अचीव करने के लिए, वह किसका सहारा लेते हैं? पावर का सहारा लेते हैं। So Morgenthau says that international politics is also the struggle for power. इसीलिए मॉर्गेनथॉउ कहते हैं, हम तीसरे वीडियो में देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वह भी बाकी राजनीति की तरह स्ट्रगल फॉर पावर है, शक्ति के लिए संघर्ष है। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट में अगर पॉलिटिक्स को देखिएगा तो वहां डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं फॉर द पावर, शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं कि हम सत्ता पर विद्यमान होंगे। उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम के लेवल पर जो राष्ट्र राज्य है वह आपस में कंपीट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं फॉर पावर, क्योंकि पावर महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप शक्तिशाली नहीं रहिएगा तो आप अपने हितों को पूरा नहीं कर पाइएगा और आप कहीं पीछे छूट जाइएगा, ऐसा रियलिस्ट का मानना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ समझने वाले हैं रियलिस्ट के दृष्टिकोणों को कि युद्ध क्यों होता है और शांति की स्थिति इंटरनेशनल सिस्टम में कब होती है। तो रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव को जानने से पहले हमें थोड़ा सा लिबरलिस्ट के पर्सपेक्टिव को जानना पड़ेगा। तो इनके कारण युद्ध क्यों होता है? तो सबसे पहला, लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लिबरलिस्ट कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, अगर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नहीं होंगी, जहां अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है और वहां एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर वह आके उसको सुलझा ना पाए, तो हो सकता है कि भविष्य में उनके बीच में युद्ध हो जाए। और इसी अजम्पशन के द्वारा उन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। दूसरा, इनका मानना है कि अज्ञानता के कारण युद्ध होता है। जो आपके लीडर्स होते हैं कंट्रीज के, उनको ये चीज समझना चाहिए कि पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वह एक है, वह है डेवलपमेंट और अपने प्रजा की भलाई, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। लेकिन कुछ लीडर्स जो है वह इस बात को समझ नहीं पाते और उनके अंदर मोरालिटी लैक करता है। जैसे में आपका इक्वालिटी, जस्टिस, ये लिबर्टी, ये सब चीजें। और इसी कारण वह मूर्खता में आकर, नॉलेज के अभाव में आकर वह युद्ध कर लेते हैं, ऐसा कहना है लिबरलिस्ट का। उसके बाद लिबरलिस्ट अपना व्यू क्या देते हैं कि पीस का सिचुएशन कब होता है? तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जब हम एडुकेशन इम्पार्ट करेंगे इंडिविजुअल्स में, उसके बाद हम गुड हैबिट्स को डेवलप कराएंगे, तो जो ह्यूमन नेचर है
वह गुड होता है, इसीलिए दैट गुड ह्यूमन नेचर कैन बी द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल पीस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा कहना है लिबरलिस्ट का। लेकिन भाई इनके जो आइडियाज हैं वह तो पूरी तरह से फेल हो चुके। इन्होंने जो जो बात कही सबको करके देख लिया, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वार 2 नहीं रोक सके। तो अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या मानना है, जो आपके रियलिस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे रियलिस्ट कहते हैं कि युद्ध जो है वह सच्चाई है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। हम युद्ध को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वही इसी प्रकार का है कि युद्ध यहाँ पे अनचेंजेबल है, इनएविटेबल है, हम उसे रोक नहीं सकते। हाँ, हम युद्ध अगर हो तो उस पर पछतावा कर सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं। द वार इज रिग्रेटेबल बट वार इज इनएविटेबल अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट। व्हाई? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की का मतलब कि जो राष्ट्र राज्य है वह सोवरेन है, वह संप्रभु है और उनके ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। और यही कारण है कि उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वह ऑटोनोमस है। और इसी कारण अगर कोई तनाव होता है तो उनके बीच में जो युद्ध है वह हो ही जाता है। अब इंडिविजुअल के सेंस में इसको समझिए थोड़ा, देखिए जो रिसोर्सेस है लिमिटेड। मान लो भाई 500 रुपया है, एग्जाम्पल के तौर पर 5 लोग हैं। अब एक व्यक्ति को चाहिए, पांचों चाह रहे हैं कि हमें 400 मिले, हमें 400 मिले, हमें 400 मिले, तब तो 2000 नहीं है ना, है तो 5 ही 100। 100 ले सकते हैं, लेकिन 100 किसी को नहीं चाहिए, सबको 400 रुपए चाहिए। तो यहाँ पे रिसोर्सेस कम है, इसी प्रकार से आपके रिसोर्सेस पूरे दुनिया में भी कम है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वह काफी ज्यादा है, जो आवश्यकताएं हैं वह काफी ज्यादा है। और इन्हीं आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती तो इंटरेस्ट आपस में जब क्लैश करते हैं, जब ए और बी दोनों अगर किसी एक्स को चाह रहे हैं तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। आपस में जो दोनों के इंटरेस्ट है वह क्लैश कर जाएंगे और उस समय दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे। मैं इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूँ। लेकिन अगर वह लड़ाई करेंगे तो क्या उनको कोई रोकने वाला है? तो बिल्कुल है, वह किसी ना किसी देश के नागरिक होंगे। और ऊपर में जो सरकार बैठी हुई है, स्टेट बैठी हुई है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वह इनको रोक देगा। वह बोलेगा कि भैया आपके इंटरेस्ट अलग अलग है ना, रुको, लड़ाई मत करो, हम इसे बांटते हैं। और डेविड स्टन इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज इन द सोसाइटी। किसको क्या मिलेगा, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, किसको क्या कब और कैसे मिलेगा। तो राज्य तो ये काम कर देता है समाज में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है। अगर दो कोई कंट्रीज हैं ए और बी, अगर दोनों को कोई एक्स चीज चाहिए, समझ लीजिए, और अगर दोनों के इंटरेस्ट में क्लैश हो गया तो इनके बीच में युद्ध होना ही होना है, क्योंकि वह आपस में compete करेंगे और इनके कंपटीशन को कोई कम करने वाला नहीं है। क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एनार्की है, वहां अराजकता है, वहां कोई ऊपर में वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। तो इन दोनों ए और बी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आपस में युद्ध होगा। तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट युद्ध क्यों होता है? ड्यू टू द एनार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। जो एनार्किकल स्ट्रक्चर है वर्ल्ड ऑर्डर का, इंटरनेशनल सिस्टम का, वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो स्टेट्स हैं, जो राष्ट्र राज्य हैं, उनके बीच में युद्ध हो जाता है। तो आपको समझ में तो ये आ ही गया होगा। उसके बाद पीस किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है राष्ट्र राज्यों के बीच में, तो उसके लिए जो तरीका है वह सजेस्ट करते हैं रियलिस्ट, दैट इज द बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है कि दोनों की जो शक्तियां हैं, जो शक्ति है वह बराबर हो। मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी है,
अगर दोनों के बीच के अगर इंटरेस्ट आपस में क्लैश भी करते हैं, लेकिन दोनों अगर कंट्रीज अगर एक बराबर शक्तिशाली हैं, तो लड़ाई करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि अगर हम आपस में लड़ाई करते हैं तो दोनों को इक्वल डैमेज हम पहुंचाने वाले हैं, दोनों को नुकसान होने वाला है, तो ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगी। तो बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए ही होता है कि मान लो किसी ए कंट्री ने कुछ मिसाइल बनाया तो बी कंट्री भी बनाने लग जाती है, क्योंकि वह पावर को बैलेंस करना चाहती है। बैलेंस ऑफ पावर का यही कॉन्सेप्ट है। अब बी कंट्री को देखते देखते सी कंट्री भी रेस में आ जाती है कि अरे भाई, ए ने अपना पावर बढ़ा लिया, बी ने अपना पावर बढ़ा लिया, अब सी को भी अपना पावर बैलेंस करना पड़ा। ठीक है। और आप जानते हैं कि डिफेंस में 75% किसी भी स्टेट का बजट जो है वह खर्च होता है, क्योंकि वह बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना चाहते हैं। इसीलिए तरह तरह के मिसाइल, राफेल और क्या क्या मिसाइल जो है वह एक्वायर करते रहते हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बाकी जितने भी नेशन स्टेट्स हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर से क्या होगा, तो डेटरेंस क्रिएट होगा, अर्थात डर होगा आपस में कि नहीं भाई, अगर आपस में अगर लड़ाई करेंगे तो दोनों इक्वली पावरफुल है, शक्तिशाली है, दोनों को नुकसान होगा। इंडिविजुअल के केस में भी यही होता है, दोनों मजबूत होते हैं, देखते हैं कि नहीं अगर मैं अगर इसको मारूंगा तो ये भी मुझे पीट देगा। दोनों की शक्ति इक्वल होती है तो दोनों बस थोड़ा सा आंख दिखाकर एक दूसरे को निकल जाते हैं। तो वही स्थिति है नेशन स्टेट्स के साथ भी। तो इस तरह से इसको समझाने का कोशिश करते हैं रियलिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट, हाउ द पीस कैन बी ब्रॉट इन द इंटरनेशनल सिस्टम और इन द वर्ल्ड ऑर्डर, so that is through the balance of power. Till the power of the nation state will be balanced, there will be the deterrence in the world. हर एक देश एक दूसरे से डरेगा, लेकिन जैसे ही ये डिटरेंस, ये बैलेंस ऑफ पावर हिलता है, तो एक दूसरे को कंट्रीज दबाने का प्रयास करने लगेंगे, सप्रेस करने का प्रयास करने लगेंगे, और उसके बाद एक ऐसा स्थिति हो जाएगा, फिर से एनार्की क्रिएट हो जाएगा। जो पावर बैलेंस है खत्म होगा तो फिर से एनार्की क्रिएट हो जाएगा और फिर से युद्ध का सिचुएशन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हम रियलिज्म को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैंने इसे इंटरनेशनल रिलेशंस जो बुक है वी एन खन्ना का, उसमें से पिक किया है, जहां ये क्लासिफिकेशन जैक्सन एंड सोरेंसन के द्वारा दिया जाता है। वह रियलिज्म को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिकल रियलिज्म एंड नियो क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म अर्थात शास्त्रीय यथार्थवाद और नियो क्लासिकल रियलिज्म अर्थात नव शास्त्रीय यथार्थवाद। हम क्लासिकल रियलिस्ट में देख सकते हैं कौटिल्य है, संजू है, थ्यूसिडिडस है, मैकियावेली है और थॉमस हॉब्स हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम येज कार और मॉर्गनथाउ के बारे में देखेंगे, वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें सिर्फ हम बेसिक अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब देखिए मॉर्गनथाउ के जो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म है ना, ये जो 6 सिद्धांत हैं, यह मॉर्गनथाउ ने खुद से एक्सप्लोर करके इन्वेंट करके नहीं दिया। ये मॉर्गनथाउ का कंपाइलेशन था, संकलन था चीजों का। जितने भी पहले के क्लासिकल रियलिस्ट हैं, शास्त्रीय यथार्थवादी चिंतक हैं, कौटिल्य, संजू, थ्यूसिडिडस, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, सबने कहीं ना कहीं इन चीजों को, जो थ्योरीज दी हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं मॉर्गनथाउ ने, इन चीजों को बताया था। लेकिन वह चीजें स्कैटर्ड थी, जिससे हमें रियलिज्म को समझने में मुश्किल होती थी। लेकिन मॉर्गनथाउ ने क्या किया कि सभी के थिंकिंग को एक साथ कंपाइल करके 6 प्रिंसिपल्स बना दिए। और ये 6 प्रिंसिपल इतने आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति रियलिज्म को समझ सकता है, जिसको हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, तीसरे वीडियो में देखेंगे। आगे वाले में तो थिंकर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो यही है आपका मॉर्गनथाउ के बारे में, है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि उनका कुछ अपना थ्योरी नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बेसिक अजम्पशंस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहले भी डिस्कस हो ही चुका है, बस देख लेते हैं एक बार। अब हम देखने वाले हैं अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म या फीचर्स ऑफ रियलिज्म। सबसे पहला फीचर है स्टेट इज द इम्पोर्टेंट एक्टर, मैंने आपको बता दिया है। रियलिस्ट कहते हैं कि जो स्टेट है वह हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है
और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आज के एग्जांपल में G7, G20, एशियान, सार्क, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप देख सकते हैं यूएन है, WTO है। तो इनको यह कम महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि रियलिस्ट का मानना है ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ स्टेट्स। यह राज्यों से ही बने हैं। अगर राज्य ही नहीं होंगे तो कहां से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और IGOs आएंगे, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस? क्योंकि राज्यों के तो समूह होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, इसीलिए स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है और नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर सेकेंडरी, दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द स्टेट्स। दूसरा, ह्यूमन नेचर इज प्योर बैड, ह्यूमन इज सेल्फिश, ब्रूटल, नास्टी। मैंने बता दिया आपको एनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। सोवरेन स्टेट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ये तीसरा अजम्पशंस है या फीचर्स है जिस पर ये बिलीव करते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री। इनका मानना है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अर्थात इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस चीज पर ये बिलीव करते हैं। यह प्रोग्रेसिव हिस्ट्री में बिलीव नहीं करते। इनका मानना है कि इतिहास जो है वह अपने आप को दोहराएगा। इसीलिए यह कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वर्ल्ड में, दैट इज नथिंग बट द रेकरेंस एंड रिपीटेशन। ठीक है, यहाँ रेकरेंस होता है और रिपीटेशन होता है इवेंट्स का, ना कि यहाँ रिफॉर्म और रेडिकल चेंज होता है। इसीलिए कोई भी फंडामेंटल चेंज को इंट्रोड्यूस करना इंटरनेशनल सिस्टम में काफी मुश्किल है। अब इसको समझते हैं कि साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री क्यों है। तो सबसे पहले है एनार्की। जब एनार्की का सिचुएशन आएगा होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा देशों के बीच में, और अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं है तो क्या होगा, वार होगा। ठीक है, वार के बाद फिर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगा, और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगा तब तक पीस की स्थिति होगी। और जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर फिर से डिस्टर्ब होता है, फिर से क्या होगा, एनार्की का सिचुएशन होगा, फिर से युद्ध होगा, और ये जो साइकिल है अपने आप को रिपीट करता रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू एंड। दिस इज द व्यू ऑफ हिस्ट्री और द साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब पांचवा हम फीचर देखते हैं। पांचवा है दे बिलीव दैट देयर अप्रोच इज एम्पिरिकल इन नेचर। ये भी मैंने आपको बता दिया है। दे क्लेम दैट रियलिज्म एक्सप्लेन द रिलेशंस एज दे हैव बीन एंड एज दे आर। जिस तरह से नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो करते थे जो आपके लिबरलिस्ट थे, वह ये बताने का कोशिश करते थे कि क्या होना चाहिए और कैसे उसको किया जाए, प्रिस्क्राइब करते थे चीजों को, वैल्यूज को प्रिस्क्राइब करते थे। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते। ये हमें बताते हैं कि रिलेशंस कैसे रहे हैं देशों के बीच में और अभी कैसे हैं। और रिलेशंस कैसे थे तो युद्ध होता था। अभी कैसे थे रिलेशंस, जब रियलिज्म जब प्रोपोगेट किया जा रहा था, प्रोपाउंड किया जा रहा था इस थ्योरी को, तो उस समय भी वार की स्थिति थी, वर्ल्ड वार 2 बस होने ही वाला था। ठीक है, तो इसीलिए इनका कहना है कि हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे वे रहे हैं और जैसे अभी भी वह है। हम सच्चाई को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एम्पिरिकल अप्रोच क्या होता है कि हम अपने सेंस ऑर्गन से जो चीज को एक्सपीरियंस करते हैं उसी चीजों को बताते हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो टच करते हैं, सब चीजों को बताते हैं। तो उसी तरह से वह कह रहे हैं कि भाई जो वार है दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? बिकॉज वी आर लुकिंग एट इट, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको। एंड अकॉर्डिंग टू देम वर्ल्ड इज डेंजरस एंड इनसिक्योर प्लेस वेयर वायलेंस इज रिग्रेटेबल येट कैन नॉट बी अवॉइडेबल। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो युद्ध है वह दुनिया की सच्चाई है। जो दुनिया है वह एक डेंजरस और इनसिक्योर प्लेस है जहां हम हिंसा पर पछताव कर सकते हैं, लेकिन हम इस हिंसा को रोक नहीं सकते। ये अनअवॉइडेबल है, यह इनएविटेबल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। छठा है कि वह
जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके इम्पोर्टेंस को रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसका कोई भी रोल नहीं होता फॉरेन पॉलिसी को बनाने में, और आपका जो एक्शन और बिहेवियर है नेशन स्टेट का उसको डिसाइड करने में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसा होगा, जैसा अपोजिशन पार्टीज एक कंट्री में होंगी तो वो भी तो इन्फ्लुएंस करेंगी फॉरेन पॉलिसी को, वहां का जनता भी इन्फ्लुएंस करेगा फॉरेन पॉलिसी को। तो ये चीजों को ये सब रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज को बनाने में। फॉरेन पॉलिसीज दो ही चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर। फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो राष्ट्र है वो अपने हितों को पूरा करते हैं और शक्तियों को एक्वायर करते हैं, एंड नेशनल इंटरेस्ट एंड पावर आर द ट्विन फैक्टर इन डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी स्टेट, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद यूनिवर्सल मोरालिटीज जो है और जो आइडियोलॉजीज है वह इंटरनेशनल रिलेशंस में एप्लीकेबल नहीं है। यूनिवर्सल मोरालिटीज जैसे में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो चीजें हैं जो कि हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूज करते हैं इन आइडियोलॉजी को, इसको हम लोग अप्लाई नहीं करते इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कोई भी नेशन स्टेट इनको फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, इन आइडियोलॉजीज को, इन यूनिवर्सल मोरालिटीज के बारे में उनको पता है, उनको जानकारी है कि ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन वह इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करते इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, सो दे डज नॉट डिसाइड द बिहेवियर ऑफ द स्टेट। क्या नहीं डिसाइड करता है स्टेट के बिहेवियर को? तो जो यूनिवर्सल मोरालिटीज है और जो आइडियोलॉजीज है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर द वर्ल्ड पीस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब आपके 8 बेसिक अजम्पशंस, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रियलिज्म के। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि ओवर इम्फेसिस किया गया है स्टेट पे। स्टेट को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर माना गया है और बाकी सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल लॉज को, इंडिविजुअल लीडर्स को। लेकिन ये भी इंटरनेशनल रिलेशन को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इस चीज पर है आलोचना की जाती है रियलिज्म की। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसीज है वह जनता के इच्छा के हिसाब से ही बनती है, और जनता का जो इच्छा है, जो अपोजिट जो पार्टीज होती हैं अपोजिशन में, उनके भी इच्छाओं को हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है, that is not only factor, and power, these are not only two factors in deciding the foreign policies, there are many other factors also। ठीक है, जिसमें से एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जो ह्यूमन नेचर है वह बैड है, ये जो फैक्ट है यह पार्शियली ट्रूथ है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बैड है, वह अच्छा भी होता है। ठीक है ना, ह्यूमंस आर ऑल्सो लविंग, दे आर ऑल्सो काइंड। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जैसे मदर टेरेसा हो गई, महात्मा गांधी हो गए, बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे। अभी भी बहुत सारे इंसान हैं विच आर नॉट जस्ट सेल्फिश। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अगेंस्ट द नोशन ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में क्या करते हैं कि अगर कोई तोप बनाया तो हम भी तोप बनाएंगे, अगर कोई मिसाइल खरीदा तो हम भी मिसाइल खरीदेंगे, अगर कोई 5,000 सेना भर्ती किया तो हम भी कर लेंगे। देश आपस में कम्पीट करते हैं, सारा पैसा सिक्योरिटी में चला जाता है, सारा पैसा डिफेंस में चला जाता है, और डेवलपमेंट है सो पीछे छूट जाता है। 75% तो जो हमारा जीडीपी का जो पार्ट होता है, लगभग मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स में, सिर्फ डिफेंस में जाता है। 25% में बाकी आपको डेवलपमेंटल चीजें करनी है, एडुकेशन भी कराना है, आपको स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो यही कारण है कि अगर हम जिस तरह से लिबरलिस्ट कह रहे थे कि हम अगर अपने अंदर इनकलकेट करें गुड हैबिट्स को, तो शायद हम इन चीजों से बच सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर
से हम escape कर सकते हैं और हम जो इधर ऊर्जा अपना खर्च कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में, शायद वह डेवलपमेंट में खर्च हो। ऐसा कह के कुछ थिंकर्स जो है इसका आलोचना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द गूगल पे और द फोन पे। जो नंबर है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही सारे जो वीडियोस हैं वह आगे आने वाले हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को पढ़िए। चीज़ें समझ में आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी तो आंसर तो खुद लिख लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं आंसर लिखना। एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।